हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज कंडीशन के बारे में जो है हमारा मैनिक एपिसोड। मेनिया क्या होता है, क्या उसके डेफिनेशंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, क्या क्या कॉजेस है, साइकोपैथोलॉजी क्या है एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या है, देन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग एंड व्हाट आर ऑल द मैनेजमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड्स एंड क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे बनते हैं मेनिया के लिए। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे विथ टर्मिनोलॉजीज, जितने भी यहाँ पे साइकेटिक टर्मिनोलॉजीज यूज हुए हैं उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है मैनिक एपिसोड। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन। मेनिया का एपिसोड का अगर हम इंट्रो देखें तो जनरली मेनिया सुन के हमारे माइंड में क्या आता है? मेनिया सुन के हमारे माइंड में आता है बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव पर्सन, है ना? ऐसा पर्सन जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाइपर हो। इस तरीके के पर्सन को हम क्या कहते हैं? मैनिया कहते हैं, मैनिक पेशेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है इसका? मेनिया रिफर्स टू मेनिया रिफर्स टू अ सिंड्रोम इन विच सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी। इसमें सेंट्रल फीचर्स क्या होते हैं? ओवर एक्टिविटी होती है, मूड चेंजेस, सडन मूड चेंजेस होता है, विच मे बी टुवर्ड्स इलेशन टू इरिटेबिलिटी। मतलब सडन मूड चेंजेस होते हैं जो कि इलेशन से इरिटेबिलिटी तक का सफ़र तय करते हैं। मूड जो चेंजेस होती है, इलेशन मीन्स आपका हो जाता है मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ये आपका इलेशन का मतलब है। यहाँ से मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी से लेकर इरिटेबिलिटी तक का जो मूड चेंजेस होता है उसे हम मूड चेंजेस यहाँ पे बोलते हैं डेफिनेशन मीनिया के में। देन सेल्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज, और खुद को इम्पोर्टेंस देने वाले आइडियाज़ का यहाँ पे सेंट्रल फीचर्स होना, ये आपका क्या कहलाता है? मीनिया कहलाता है। मेनिया एक सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम है जिसमें सेंट्रल फीचर्स क्या होते हैं? ओवर एक्टिव, मूड चेंजेस, एक्टिविटी, मूड चेंजेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। देन द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैनिक एपिसोड इज अबाउट 0.8 to 1%। लाइफ टाइम आपको रिस्क कितना है? 0.8 to 1%। दिस डिसऑर्डर अकर इन एपिसोड्स। ये क्या है? डिसऑर्डर एपिसोड्स में आते हैं। यूजुअली 3 to 4 मंथ में ये एपिसोड आएंगे। इस तरीके से ये एपिसोड आते हैं एंड फॉलोड बाय कंप्लीट रिकवरी। और ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कंप्लीट रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। तो हम यहाँ पे मेनली ICD-10 क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं जिसमें F30 आपका आता है मेनिया। मेनिक एपिसोड्स, हमने मूड डिसऑर्डर का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं। ये मेनिया जो है ये मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। F30 to 39 आपका मूड डिसऑर्डर रहता है जिसमें आपका F30 है मैनिक एपिसोड, F30.0 है हाइपोमेनिया, F30.1 है मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। मीन्स ऐसा मेनिया मैनिक कंडीशन जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। देन F30.2 मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स। मीन्स ऐसा मेनिक कंडीशन जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन F30.8 आपका आ जाएगा अदर मैनिक एपिसोड्स। देन F30.9 है आपका मैनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड। मीन्स इन सारी चीज़ों में जिसमें हम पेशेंट को मेनिया कंडीशन को हम स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे हैं उसको हम अनस्पेसिफाइड में काउंट करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेस। तो फर्स्ट कॉजेस है आपका न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी। न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो जितने भी हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनमें कोई अगर अबनॉर्मेलिटी हो गई या फिर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में कोई अबनॉर्मेलिटी हो गई तो उसकी वजह से भी मेनिया होता है। तो फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी में आपका आता है इंक्रीज लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मेनिया होने के चांसेस हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन एंड गाबा, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी डेफिशिएंसी होने से। इम्बैलेंस बिटवीन कोलिनर्जिक एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम, आपका जो कोलिनर्जिक एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो कोलिनर्जिक और नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम्स है, इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे भी मेनिया होने के चांसेस होते हैं।
देन लेशन आर कॉमन इन एरिया, हमारे ब्रेन में जो कुछ एरिया है अगर उसमें लेशन हो गए, कुछ घाव या फिर कुछ लेशंस हो गए तो उसमें भी हमको मेनिया होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि राइट हेमिस्फीयर में अगर लेशन है तो, बाइलेटरल एंड सब सेंटर में अगर लेशन है तो, देन पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर में अगर लेशन है तो। ये था आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रक्चरल थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक कंसिडरेशन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक अगर ट्विंस हैं, एक ही एक से दो बच्चे का फॉर्म होना मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाता है। तो मोर चांसेस है नॉर्मल सिबलिंग्स के कंपेयर में उनको मेनिया होने के। देन सिबलिंग्स एंड क्लोज रिलेटिव को मोर चांसेस है जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और सिबलिंग्स को 5 to 10% चांस है। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को 40 to 70% चांसेस है मेनिया होने के, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक कंसिडरेशन में। देन थर्ड है आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी। हमारे साइकोडायनेमिक थ्योरी में आप क्या जाएंगे, फॉल्टी फैमिली डायनेमिक्स। फैमिली डायनेमिक्स अगर फॉल्टी है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिया इन लेटर लाइफ। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर जो पर्सन है उनकी फैमिली डायनेमिक फॉल्टी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है फैमिली डायनेमिक्स में, तो लेटर लाइफ में उस पर्सन को मेनिया होने के चांसेस होंगे। देन एक्सेस यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिनाइल मेनली। आप डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस यूज कर रहे हैं, डिनाइल मेनली डिनाइल को अगर एक्सेस यूज कर रहे हैं तो वो भी मेनिया करने के चांसेस को कॉज करता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट में आपके आ जाएंगे मेनिया बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कॉज। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट मीन्स ऑर्गेनिक कॉज मीन्स ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ अबनॉर्मेलिटी है तो उसके वजह से जो मेनिया होता है उसको हम सेकेंडरी मेनिया कहते हैं। देन नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन दैट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ ब्रेन। जो प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ द, हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स के जो प्रोटेक्शन कवरिंग्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर मीन्स ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया है किसी भी एरिया में तो उससे। एपिलेप्सी मीन्स ये एक मेडिकल कंडीशन है या फिर ब्रेन कंडीशन है जो कि क्या कॉज करता है, रिकरेंट सीजर कॉज करता है। देन ब्रेन ट्रॉमा, एनी ट्रॉमेटिक इंजरी इन द ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से मेनिया होने के चांसेस होते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आपके आ जाएंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर है तो वो, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, इनमें से अगर किसी ग्लैंड का डिसऑर्डर है तो वो भी मेनिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है एनी कंडीशन विच अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। कोई भी ऐसा कंडीशन जो ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस, ऐसे ड्रग्स जिनके इंडक्शन से या फिर उनके साइड इफ़ेक्ट के वजह से अगर हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो उनकी वजह से भी मेनिया होता है। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपका मेनली आ जाता है प्रेडनिजोन। प्रेडनिजोन का साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर आप प्रेडनिजोन ले रहे हैं, पेशेंट एक्सेसिव प्रेडनिजोन ले रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि मेनिया होने के चांसेस होते हैं। एड्रेनर्जिक स्टेरॉइड, एड्रेनर्जिक स्टेरॉइड में आपका मेनली कौन सी मेडिसिन जो मेनिया कॉज करता है साइड इफेक्ट, तो डेक्सामेथासोन का साइड इफेक्ट मेनिया कॉज करा सकता है। लिवोडोपा भी है जिसका साइड इफेक्ट से मेनिया कॉज हो सकता है। एंटी डिप्रेशन में आपका मेनली होता है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें भी जो ड्रग है, मेन ड्रग है वेनलाफैक्सिन। इसमें एंटी डिप्रेशन में वेनलाफैक्सिन होता है, जो फैक्सिन करके एक मेडिसिन आता है, ये आपका TCA है ना, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ये मेडिसिन क्या करता है, मेनिया कॉज करता है। देन स्टिमुलेंट, बहुत सारे स्टिमुलेंट जो नर्व स्टिमुलेशन करते हैं वो सब भी साइकोमोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। देन नेक्स्ट है आपका अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज। अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज भी मेनिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोपैथोलॉजी, मीन्स ये कैसे पैथोलॉजी कॉज करता है। तो ड्यू टू कॉजेस, हमारे क्या क्या कॉजेस थे, जेनेटिक कंसिडरेशन थे, हमारे साइकोडायनेमिक थ्योरीज थी, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट थे, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थे, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे कॉजेस है। तो कॉजेस की वजह से क्या होगा, क्विकनिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल रिएक्शन,
कॉजेस के वजह से क्विकनिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लैक ऑफ इनहिबिशन, लेक ऑफ इनहिबिशन मीन्स सेल्फ कॉन्शियस लेस हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस लेस हो जाएगा और एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी में आपका आ जाएगा, और डिस्ट्रप्टिबिलिटी का मतलब होता है समथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय बाय समथिंग एल्स, कुछ सी चीज़ को किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाना। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स एक पर्सन में एक टाइम पे बहुत सारे रैपिड स्पीच पैटर्न विथ अब्रप्ट टॉपिक, बिना सोचे समझे किसी टॉपिक को रैपिड स्पीच आ रहा है तो उसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं। तो ये चीज़ें होंगी, इनका सब लीडिंग्स में क्या आ जाएंगे, कॉजेस की वजह से ये सारी कंडीशंस आई जिसकी वजह से डिस्टर्ब इन नॉर्मल फंक्शनिंग, मूड फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मूड फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो एक एलिवेटेड मूड होगा। देन विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, दो कंडीशन होती है, अगर डिस्टर्ब हो गया आपका मूड फंक्शन तो एलिवेशन ऑफ मूड हो जाएगा और रियलिटी से विड्रॉल हो जाएगा। तो रियलिटी से विड्रॉल हुआ तो लॉस ऑफ इंसाइट हो जाएगा कि आपको कोई बीमारी है इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा और मेनी कंडीशन आ जाएगी। एंड वन साइड पे क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड होगा। एलिवेशन मूड कैसे होगा, यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी, इन 4 स्टेजेस में एलिवेशन ऑफ मूड होगा, दैट लीड्स टू मेनिक स्टेज। अब ये एलिवेशन ऑफ मूड के टर्मिनोलॉजीज को हम फर्दर डील करेंगे क्लिनिकल फीचर्स में। तो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आपका हमने अभी देखा एलिवेशन ऑफ मूड, तो हमारे एलिवेशन ऑफ मूड में 4 स्टेजेस ऑफ एलिवेशन होते हैं ना, 4 स्टेजेस ऑफ मूड एलिवेशन। फर्स्ट है आपका यूफोरिया। हमारे यूफोरिया में क्या होता है, स्टेज 1 कहते हैं हम इसे। इसमें क्या होगा, इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्रीज होगी, इंक्रीज हैप्पीनेस नॉट इन कीपिंग विथ ऑनगोइंग इवेंट। इस मतलब कोई ऑनगोइंग इवेंट है उसमें उतना हैप्पीनेस वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन पर्सन बहुत हैप्पीनेस फील करता है, ये आपका यूफोरिया स्टेज 1 कहलाता है। इलेशन मीन्स मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, है ना। देन एक्साल्टेशन, एक्साल्टेशन में इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड। डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर मीन्स इसमें बहुत ही ज़्यादा एलिवेशन ऑफ मूड होगा। डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर मीन्स पेशेंट ऐसा एक्सपीरियंस करेगा कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जो फीलिंग्स रहती है डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर में आपके आती है। देन नेक्स्ट है आपका एक्सटेसी। एक्सटेसी मीन्स आपका सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, बहुत ही सीवियरली मूड का एलिवेशन हो जाना। इंटेंस सेंस ऑफ रप्चर और ब्लिसफुलनेस सीन इन डेल्यूशन ऑफ स्टूपरस मेनिया, डिलीरियस और स्टूपरस मेनिया। बहुत ही ज़्यादा रप्चर्ड सेंस ऑफ इंटेंस रप्चर सेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ मूड इसमें फील होगा पेशेंट को, जिसमें हाँ, आपका पेशेंट, जिसमें हमारे पेशेंट को क्या रहेगा, सीन डेलीरियस थिंकिंग। डेलीरियस थिंकिंग मीन्स क्रेजी थिंकिंग रहेगा उनका, स्टूपरस और कंफ्यूज थिंकिंग रहेगी, है ना। तो ये हो गया आपका एलिवेशन ऑफ मूड के 4 स्टेजेस। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स है एक्सपेंसिव मूड। एक्सपेंसिव मूड में आपके क्या आ जाएंगे, अनसीजिंग अनसिलेक्टिव एंथुसियाज्म फॉर इंटरेक्शन विथ पीपल एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अनसीजिंग मीन्स बिना स्टॉप किए हुए, अनसिलेक्टिव मीन्स बिना सिलेक्शन के, एंथुसियाज्म मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट जो कि किसी पर्सन को लेके रहेगा, पर्सन से इंटरेक्ट करते टाइम पे रहेगा या फिर अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करते टाइम पे पेशेंट में शो होगा। नेक्स्ट है इरिटेबल मूड। अगर पेशेंट को हम व्हाट दे वांट, पेशेंट जो चाह रहा है उस चीज़ को करने के लिए हम स्टॉप कर देते हैं, तो इसमें क्या हो रहा होगा, बहुत ही पेशेंट को इरिटेबल मूड शो होगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीच एंड थॉट। स्पीच एंड थॉट में आपका आ जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक ही टाइम पे बहुत सारे आइडियाज माइंड में रन करना, है ना। फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ जाएंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, रैपिड स्पीच पैटर्न विथ अब्रप्ट टॉपिक। प्रेशर स्पीच मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वो स्पीच करेगा। क्लेंज एसोसिएशन, क्लेंज एसोसिएशन में आपका आ जाएगा ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन सिमिलर साउंड, जैसे कैट, शैट, फैट, मेट, डेट। इस तरीके से एक ही साउंड में बहुत सारे वर्ड्स आना, बहुत सारे वर्ड्स की कोई मीनिंग भी नहीं होंगे लेकिन एक ही साउंड में आ रहा है तो पेशेंट उसको प्रोनाउंस करेगा। डेल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी एंड परसिक्यूशन। ग्रेंडियोसिटी में आपका डेल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में आ जाता है कि पेशेंट सेल्फ इम्पोर्टेंट फील करेगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। परसिक्यूशन में पेशेंट को ऐसा लगेगा कि समवन ट्राई टू हार्म, पेशेंट को कोई हार्म करना चाहता है, इस तरीके से। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी मीन्स किसी भी चीज़ में वो अटेंशन नहीं कर पाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन अदर फीचर्स में हमारे आ जाएंगे
इंक्रीज सोशिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर मीन्स सडन अटैक कर सकते हैं, इस तरीके का बिहेवियर। डिसइनहिबिशन, किसी भी चीज़ को इनहिबिट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। हाइपर सेक्सुअल एंड प्रोमिस्कस बिहेवियर, हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत ही हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी रहेगी उनकी। पुअर जजमेंट एक्टिविटी बहुत ही पुअर रहेगी। हाई रिस्क एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो सामने वाले को इंजोर कर सकती है। इंक्रीज नीड ऑफ स्लीप डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, पेशेंट में स्लीप की नीड डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, अटेंशन और कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ इंसाइट, पेशेंट को इंसाइट नहीं रहेगा। इंसाइट मीन्स जो आपकी अवेयरनेस है, डिजीज को लेकर जो अवेयरनेस होता है हम उसको इंसाइट कहते हैं, और इसमें एब्सेंस रहेगा इंसाइट। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोमीनिया, ये था मीनिया का साइन एंड सिम्टम। अब हम देखेंगे हाइपोमीनिया का साइन एंड सिम्टम। लेजर डिग्री ऑफ मीनिया, इसमें लेजर डिग्री ऑफ मीनिया होता है। माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, ज़्यादा मूड एलिवेशन नहीं होता, इसमें माइल्ड डिग्री ऑफ एलिवेशन ऑफ मूड होता है। इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबिंग की सेंस जो है वो इंक्रीज होगी। हैप्पीनेस नॉट कीपिंग ऑनगोइंग इवेंट, उसमें क्या था, मूड एलिवेशन की वजह से ऑनगोइंग इवेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रहा था, इसमें इस तरीके की एक्टिविटी नहीं रहेगी। इरिटेबिलिटी रहेगी। बोरिश बिहेवियर रहेगा, बहुत ही बोरिंग बिहेवियर रहेगा उनका। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड अटेंशन इम्पेयर्ड रहेंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, इसमें पर्सन में इंक्रीज एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी रहेगी। देन नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करेंगे। देन बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम, इसके बेसिस पे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें मीनिया है कि नहीं। देन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है मूड स्टेबलाइजर। आई ऑलरेडी टॉट मूड स्टेबलाइजर, तो इसमें हम मूड स्टेबलाइजर में लिथियम यूज़ करेंगे। लिथियम में भी डोजेज रहेंगे 900 to 210 mg पर डे। कार्बामाजेपिन, ये 2100 mg है ना। देन कार्बामाजेपिन आपका आ जाएगा 600 से 1800 mg पर डे। सोडियम वेलप्रोएट आपका आ जाएगा 600 से 2800 mg पर डे। देन एंटीसाइकोटिक ड्रग हम भी यूज़ करते हैं। देन हम ECT भी यूज़ करते हैं इफ़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मूड स्टेबलाइजर एंड एंटीसाइकोटिक। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, पेशेंट का रिकवरी जो है वो मूड स्टेबलाइजर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन पे हम ECT एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, हम उसको कितने ECT देने हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम देंगे। देन नेक्स्ट है साइकोथेरेपी में फैमिली एंड मिलियोथेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल डिफिकल्टीज को ट्रीट करने के लिए बिहेवियर थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव थेरेपी देंगे टू रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें मेनली हमारा रहता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड रहेगा सोशल इंटरेक्शन इम्पेयर रहेगा रिलेटेड टू इगोसेंट्रिक एंड नार्सिस्टिक बिहेवियर मीन्स कंस्टेंट सस्पिशियसनेस और डाउटफुल बिहेवियर शो करना, इस तरीके से। एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू डेवलप सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, इनएबिलिटी टू डेवलप मतलब जो भी सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ रहे, फ्रेंड के साथ रहे, पीयर के साथ रहे, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इस एविडेंस के बेस पे हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिफ्यूज और इनएबिलिटी टू सिट स्टिल लॉन्ग इनफ टू ईट, मतलब ये कंटिन्यू पेशेंट एक जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए बैठ नहीं सकता और ना ही बैठ के खा सकता है, तो ये एविडेंस वेट लॉस के और एमोनूरिया के एविडेंस से हम इनबैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस का डायग्नोसिस देते हैं। हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, हाई रिस्क इंजरी रहेगा हाइपर एक्टिविटी की वजह से, एविडेंस्ड बाय लैक ऑफ कंट्रोल ओवर पर्पसलेस एंड पोटेंशियल इंजरी मूवमेंट, उनके जो मूवमेंट्स है उसमें उनको कंट्रोल नहीं है। देन नेक्स्ट है हाई रिस्क फॉर वायलेंस रहेगा, हाई रिस्क रहेगी सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड अदर्स रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट की वजह से, डेल्यूशनल थिंकिंग की वजह से एंड हेलुसिनेशन की वजह से। नेक्स्ट है इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस इंटरप्टेड रहेगी रिलेटेड टू यूफोरिक मूड के कंडीशन की वजह से, ग्रैंडियोस आइडियाज़ की वजह से, मैनिपुलेटिव बिहेवियर की वजह से, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन एक्शन, अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। देन डिस्टर्ब सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब रहेगा रिलेटेड टू अनमेट डिपेंडेंसी,
अनमेट डिपेंडेंसी मीन्स जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है, डिपेंडेंसी है, वो नहीं मिलने पे। नीड लैक ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ना मिलने से। अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सप्लेनेशन, रियलिटी से हटके फैंटेसाइज सेल्फ एक्सपेक्टेशन देने से पेशेंट में सेल्फ स्टीम की कमी रहेगी। तो ये था हमारा मैनिक कंडीशन, जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, डेफिनेशन से लेकर पूरी नर्सिंग मैनेजमेंट तक। तो आई होप मैनिक कंडीशन आपके लिए, आपको ये समझ आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग के और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशंस के नोटिफिकेशन आपके लिए आपको मिलते रहें। थैंक यू।